हाँ, AS10 डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से, PPE। पहले AS10 डील करता था फिक्स्ड एसेट से, अब फिक्स्ड एसेट नाम चेंज करके कर दिया गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है PPE का, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है? मतलब इसका फिक्स्ड एसेट ही है। फिक्स्ड एसेट दो टाइप का होता है, एक टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, एक इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। यहाँ ये वाला एएस सिर्फ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऊपर है। टैंजिबल एसेट हम लोग किसको कहते हैं? टैंजिबल एसेट हम लोग कहते हैं इट इज हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, जो हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग टैंजिबल फिक्स्ड एसेट कहते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये वो एसेट होता है जिसको हम लोग कम से कम 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं। तीसरे सी में लिखा है कि इसको हम लोग सेल के लिए नहीं खरीदते हैं, क्योंकि सेल के लिए जिस चीज को खरीदते हैं उसको AS2 में इन्वेंट्री कहते हैं। ये सेल के लिए हम लोग नहीं खरीदते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव क्या है ये एएस का? इस एएस का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इन एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉग्निशन मतलब कैसे इन एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट क्या है वो आगे पढ़ेंगे, पर कैरिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं ये एएस बताता है। डेप्रिसिएशन चार्जेस एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस, अगर डेप्रिसिएशन चेंज होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा। और इम्पेयरमेंट लॉसेस, इम्पेयरमेंट के लिए ऐसे अलग से एक एएस बना हुआ है, बट यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर दिया है दिस, अब ऊपर दिया था कि किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है। इन चार चीज के ऊपर, इन 3 पॉइंट के ऊपर ये एएस एप्लीकेबल है। मतलब जो एसेट प्रोडक्शन करने के लिए यूज होता है, जो एसेट हम लोग 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं, और तीसरा होता है जो एसेट को हम लोग सेल के लिए नहीं खरीदते हैं। नीचे दिया है किस चीज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस एएस डज नॉट अप्लाई टू बायोलॉजिकल एसिड। बायोलॉजिकल एसिड मतलब इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अदर देन बियरर प्लांट्स। अगर कोई भी पेड़ पौधा है या कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट नहीं कहते, उसको हम लोग पीपीई नहीं कहते। अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट है तो, जिससे हम लोग प्लांट्स ये सब का काम करते हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट। वेस्टिंग एसिड, वेस्टिंग एसिड क्या होता है? जैसे कि मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, इस तरीके का जो चीज होता है, जो वेस्टिंग एसिड वो होता है जो यूज करते करते एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग का कोल माइंस, एक दिन यूज करते करते उसे कोल निकालते निकालते माइंस खत्म हो जाएगा, उसको वेस्टिंग एसिड बोलते हैं। जो धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है जो एसिड, और फिर वो आएगा ही नहीं, एक बार खत्म हो गया तो वो एसिड फिर हम लोग बाहर से खरीद कर नहीं ला सकते, उसको हम लोग वेस्टिंग एसिड बोलते हैं। वहां वेस्टिंग एसिड के ऊपर ये एएस एप्लीकेबल नहीं है। बायोलॉजिकल एसिड का मतलब क्या है? इट इज ए लिविंग एनिमल एज प्लांट एंड इट्स इनकम जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्जाम्पल मैंगो। ऐसा कोई लिविंग एनिमल जैसे कि काउ, कोई भी लाइव स्टॉक जो हम लोग एग्रीकल्चर के टाइम पे यूज करते हैं, जैसे ग्रेजिंग के लिए हम लोग काउ को यूज करते हैं, तो काउ यहाँ पे फिक्स्ड एसेट नहीं है। जबकि ऊपर 3 बात जो बोला है वो लिविंग एनिमल के ऊपर भी एप्लीकेबल होता नजर आएगा। जैसे हम लोग काउ खरीदे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, तो प्रोडक्शन कर रहे हैं। दूसरा, 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं काउ को। और तीसरा, सेल करने के लिए नहीं खरीदे हैं। तीनों पॉइंट उसमें वैलिड बैठ रहा है, पर फिर भी उसके ऊपर हम लोग ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं करते, ये एस एप्लीकेबल नहीं करते, क्योंकि वो एक लिविंग एनिमल है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मतलब क्या है? इट इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटरप्राइज इन विच बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट फॉर सेल, कन्वर्शन इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। कुछ भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं जिससे कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि हार्वेस्ट करना, कुछ चीज हम लोग ग्रो करते हैं देन उसको हार्वेस्ट कर देते हैं, काट देते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज को हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर बोलते हैं। बियरर प्लांट वर्ड का मतलब क्या है? बियरर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है, इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इट इज जैसे मैंगो ट्री, मैंगो ट्री क्या करता है? बार बार हम मैंगो उसमें ग्रो होता है, बार बार मैंगो से हम लोग तोड़ लेते हैं और बेच देते हैं। तो बेसिकली जो चीज बार बार अपने ऊपर फ्रूट दे या वेजिटेबल दे,
और उसको जितनी बार भी हम लोग तोड़ दें वो फिर से उसमें ग्रो हो जाएगा, उसको हम लोग बियरर प्लांट कहते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ्स, और वो 12 महीने से ज्यादा वो प्लांट जिंदा रहता है। जैसे मैंगो ट्री, मैंगो ट्री का लाइफ 1 साल से ज्यादा ही होता है। एक एग्जाम्पल है, मैंगो ट्री इज अ बियरर प्लांट। क्यों मैंगो ट्री को बियरर प्लांट बोलते हैं? एंड इट इज कवर्ड बाय AS10 PPE। मैंगो ट्री को हम लोग AS10 इसके ऊपर एप्लीकेबल करते हैं। क्यों? मैंगो ग्रोन इन ट्री इज अ प्रोडक्ट ऑफ बियरर प्लांट एंड इट इज नॉट, अच्छा यहाँ पे नॉट होगा, बियरर प्लांट कवर्ड नहीं होता है, तो यहाँ पे एंड इट इज नॉट कवर्ड बाय AS10 होगा। या बियरर प्लांट को हम लोग AS10 में कवर नहीं करते, जो ऊपर भी बोल चुके हैं। और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वैसे भी AS10, क्योंकि कोई भी लिविंग चीज को हम लोग फिक्स्ड एसेट नहीं कह सकते हैं, टेंजिबल एसेट नहीं कह सकते हैं, इसलिए वो मैंगो ट्री कोई भी बियरर प्लांट AS10 से कवर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इट इज नॉट कवर्ड बाय AS10। क्यों? क्योंकि मैंगो ग्रोन इन अ ट्री is a produce of bearer plant and it is not covered by AS10. Example 2, wheat crop is the plant of wheat, but it is not a bearer plant because it is cut down and sold. Wheat crop क्या होता है? देखो मैंगो ट्री क्या होता है, एक ट्री है, ट्री तो फिक्स्ड है, मतलब ट्री मेरे पास हमेशा है, उसमें बार बार मैंगो ग्रो होता है, बार बार हम लोग मैंगो तोड़ लेते हैं और बेच देते हैं। तो मैंगो ट्री कोई AS10 के अंदर कवर नहीं होता, क्योंकि एक बियरर प्लांट है। बियरर प्लांट कहते हैं जिसमें बार बार कुछ ग्रो हो और हम लोग उसको तोड़ ले फिर ग्रो हो जाता है। पर व्हीट क्रॉप क्या होता है? व्हीट क्रॉप क्या होता है, हम लोग ग्रो करते हैं और पूरा ही व्हीट क्रॉप को काट देते हैं, तो इसको बियरर प्लांट नहीं कहते हैं। तो व्हीट क्रॉप भी बियरर प्लांट नहीं है, पर फिर भी ये भी AS में कवर्ड नहीं है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से होता है, इसलिए इसको भी हम लोग AS10 के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है बियरर प्लांट होना ही होगा, अगर बियरर प्लांट वो नहीं भी है फिर भी वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो है, इसलिए उसके ऊपर भी AS10 एप्लीकेबल नहीं है। फिर आता है रिकॉग्निशन ऑफ एसेट। अब कैसे हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करते हैं? when it provides future economic benefits। इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब जब वो बिजनेस को बेनिफिट पहुंचा रहा है तभी उस एसेट को हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। एक एसेट का कॉस्ट हम लोग खुद मेजर करते हैं, कैसे वो सब सम में देखेंगे। फिलहाल एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3, अ प्लांट एंड मशीनरीज परचेस्ड फॉर 2 लाख, 20 लाख। हम लोग एक प्लांट एंड मशीन खरीदे हैं 20 लाख। It satisfied the recognition criteria, that is it provides future economic benefit। तो अगर ये हम लोग खरीदे हैं और ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट हम लोगों को प्रोवाइड करता है, तभी हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। स्पेयर पार्ट्स इज ट्रीटेड एज इन्वेंट्री एंड रिकॉर्डेड इन PL। हम लोग AS2 में पढ़े थे कि स्पेयर पार्ट्स को हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं, इसलिए स्पेयर पार्ट्स को कभी भी AS10 पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे, AS10 को इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है आई लिमिटेड परचेज्ड एंड मशीनरी फॉर 2 लाख। हम लोगों ने एक मशीन खरीदा है 20 लाख में, 2 लाख में, together with major spare parts worth rupees 25,000 are not readily available in the market। देखो स्पेयर पार्ट्स को ऐसे अगर सिर्फ स्पेयर पार्ट्स लिखा हुआ है तब हम लोग उसको इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करते हैं और उसको AS2 में दिखा देते हैं। पर अगर हम लोग कहीं से मशीन खरीदे बट उसी टाइम उसका कुछ स्पेयर पार्ट्स भी खरीद लिए हैं, क्योंकि अगर कल को वो मशीन खराब हुआ तो उसका स्पेयर पार्ट्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलता है, मतलब वो वाला जो मशीन है उसका पार्ट्स ऐसे मार्केट में मिलता नहीं है कि हमको जब मन तब हम जाकर उसका पार्ट्स खरीद लेंगे। तो मशीन को खरीदते टाइम ही हम उसका कुछ स्पेयर पार्ट्स भी खरीद लिए हैं, तो उस वक्त वो स्पेयर पार्ट्स फिक्स्ड कॉस्ट मतलब उसका कॉस्ट में ऐड हो जाएगा और तब हम लोग उसको फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट बोल देंगे, तब वो AS10 में एप्लीकेबल हो जाएगा। सिर्फ स्पेयर पार्ट्स लिखा हुआ है तो वो AS2 में जाएगा। अगर मशीन के साथ स्पेयर पार्ट्स खरीद लिए हैं, क्योंकि वो स्पेयर पार्ट्स मार्केट में रेडीली अवेलेबल नहीं रहता है, उस केस में वो स्पेयर पार्ट्स AS10 में जाएगा, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा मशीन के, इसलिए 2,25,000 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उस मशीन का प्राइस।
एग्जाम्पल 6 में बोल रहा है जेड लिमिटेड परचेज अ मेड टू ऑर्डर मशीन। मेड टू ऑर्डर मशीन मतलब जिसको ऑर्डर देके हम बनवाए हैं। ऑर्डर देके जब कोई चीज को बनवाते हैं तो उसको मेड टू ऑर्डर मशीन कहते हैं। तो हम लोग ऑर्डर देके बनवाए हैं 5 लाख में। एंड alongside also purchase spare parts worth rupees 60,000 which can used only on this machinery and not elsewhere। हम लोग एक मशीन ऑर्डर देके बनवाए हैं 5 लाख रुपीज में, और उसी के साथ हम लोग एक उसका स्पेयर पार्ट्स भी खरीद लिए हैं, और वो स्पेयर पार्ट्स सिर्फ इसी मशीन में यूज हो सकता है और कभी कहीं और काम नहीं आएगा। इस तरीके से भी अगर लिखा है तो वो भी स्पेयर पार्ट्स AS10 में जाएगा और कॉस्ट में ऐड होके 5,60,000 बन जाएगा। फिर एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में बोल रहा है एन लिमिटेड हैज पुट प्लांट इन 2010 ऑन लीज होल्ड लैंड। एक मेरा लीज होल्ड लैंड था, लीज में लिया हुआ लैंड था, जिसके ऊपर हम एक प्लांट को इंस्टॉल करवा लिए हैं 2010 में। एंड लीज होल्ड पीरियड इज 15 ईयर्स। और उस जमीन का मेरे पास लीज होल्ड पीरियड है सिर्फ 15 साल का। मतलब सामने वाला लैंड ले लेगा मेरे से 15 साल बाद। एन लिमिटेड हैज टू डिसमेंटल द प्लांट रिमूविंग फ्रॉम द लीज होल्ड लैंड। जब सामने वाला मेरा लैंड ले लेगा तो हम उसमें जो प्लांट रखे हैं, मेरे को प्लांट भी पूरा हटवाना पड़ेगा। प्लांट मतलब पूरा एक फैक्ट्री बनवा लिए हैं, मेरे को वो पूरा अपना प्लांट हटाना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा। एंड रीस्टोर द लीज होल्ड लैंड एट द सेम पोजीशन एट द सेम इंसेप्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीज। और फिर जब हम और कोई लैंड अगर लेंगे तो हमको उतना ही बड़ा लेना होगा जितना बड़ा मेरा पहले लैंड था, क्योंकि मेरा प्लांट का सारा सामान रखा हुआ है। तो प्लांट मेरा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा मेरे को दूसरा लैंड भी लेना पड़ेगा। द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग द प्लांट आफ्टर 15 years विल बी 20 crore। उस पूरे प्लांट को जब डिसमेंटल करेंगे, हटाएंगे, तो हटाने में मेरा खर्चा बैठेगा 20 करोड़ का। The pre-tax rate of the time value of money and risk specific to the liability is 10%। टैक्स एक बार के लिए पकड़ के रखो 10%। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो अभी से ही मेरे को पता है कि मेरे साथ, मतलब जिस दिन हम प्लांट खरीद रहे हैं उसी दिन मेरे को ये पूरा स्टोरी पता है, तो हम अपना प्लांट का कॉस्ट कितना मेजर करेंगे। तो हम लोग का सवाल था हम लोग उस प्लांट का कॉस्टिंग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसमें एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग को ये सिखाया जाता है कि मनी का वैल्यू समय के साथ गिरते जाता है। मतलब आज से 10 साल पहले 1000 रुपीज का जो वैल्यू था, आज के डेट में 1000 रुपीज का वो वैल्यू नहीं है। तो ये देखो दे दिया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से 10% से मनी का वैल्यू गिरता है। तो हम लोगों को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। हम लोगों को बोला था 20 करोड़, तो 20 करोड़ को क्या करेंगे, 10% को, रुको, हाँ, तो ये नवंबर 17 का हम लोगों का क्वेश्चन पेपर में आया था, CA का नवंबर 17।